पिछले एपिसोड में वांग लिन अपना बदला लेने के लिए आ गया था, जिसके बाद उसे रोकने के लिए वान गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इस पर अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वान भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि आज तो हमारा मास्टर का बर्थडे है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ऐसा कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वान की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा भी परेशान होने लगा था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन वान के ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना मारूं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसका ऐसे पावर को देख हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कि यह तो असल में डेविल फ्लेम है और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वहीं वान वांग लिन से कहने लगता है कि आज तो हमारे मास्टर का बर्थडे है, जिसके वजह से यहाँ पर इतना सारे मास्टर आए हुए हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश ना करो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन अब इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि आखिरकार ये तो हमारा इंटरनल मैटर है और इसीलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कोई प्रॉब्लम हो। तभी हम देखते हैं कि सिंसा भी इसे शांत कराने के लिए आ गया था और इसे कहना लगता है कि आज तुम यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश ना करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन आज इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस पर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का भी यूज करके अटैक कर दिया था। जिसके बाद सिंसा तुरंत अपने फॉर्मेशन वाले पावर का यूज करता है और इस तरह से वो इसका अटैक से अपने आप को बचा पाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वान इसमें इंजर्ड हो गया था और फिर वांग लिन इसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। जिसके बाद वान उससे कहने लगता है कि आज मास्टर का बर्थडे है और इसीलिए तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और आखिरकार वो अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके सोल को सोल बैनर में भी डाल दिया था और कोई भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद वो सिंसा से कहने लगता है कि अब अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद सिंसा कहने लगता है कि तुमने यहाँ के डिसाइपल को मारकर यहाँ के रूल को ब्रेक किया है और फिर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इस पर वांग लिन से कहता है कि जिस किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की वह भी मेरा एनिमी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे भी इस बात से काफी डर जाते हैं और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा सिनमेंग से हेल्प मांगने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस पर सिंसा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा एहसान 3 महीने पहले लौटा दिया और अब इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में कोई एक्शन लूं तो फिर बताओ कि इसका रीजन क्या है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि आखिरकार सिंसा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन अपने इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करने लगता है, मगर सिंसा भी इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने आप को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीगो और ब्लेड ने एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सिंसा इस बात से काफी परेशान हो जाता है और अब आखिरकार वो अपने बैरियर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने फिर से अपने पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से सिंसा का बैरियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी सिंसा कहने लगता है कि मैं इतनी जल्दी इस टेक्निक को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने डिमन स्पिरिट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाई वे भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि मास्टर ने तो असल में इसके बॉडी में डिमन स्पिरिट को प्लांट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा अपने डिमन स्पिरिट वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो भी अपने सोल बैनर वाले सोल का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है और वे उसका सामने कमजोर पड़ने लगता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने शूटिंग कैरियर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसी पावर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंसा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिंसा भी इसका सामना करने के लिए चला आता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर चिली ने अपना पावर का यूज करके इनको रोक दिया था और फिर कहता है कि तुम अभी तक रुके क्यों नहीं। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों में से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर चिली इनका सामने आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम किस लिए फाइट कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंसा इस अंकल चिली कह के ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर चिली उसे कहता है कि मुझे अंकल कहने की कोई जरूरत नहीं है
क्योंकि डिमन स्पिरिट तो अभी भी फॉर्म होना शुरू हुआ था और तुमने जबरदस्ती इसे यूज कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे 7 डेस्टिनेशन के बैटल में पार्टिसिपेट करने से भी मना कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सिंसा इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मैंने तो इसके लिए कई सालों से प्रैक्टिस किया है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चिली इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था। जिसके बाद आखिरकार सिंसा इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर चिली वांग लिन का तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि अगर अभी वो डिमन स्पिरिट नहीं होता तो फिर तो तुम इसमें बहुत पहले ही जीत गए होते। अब इसीलिए वो ऐसा कहता है कि पर्पल सेक्टर का 7 डेस्टिनेशन का पोजीशन काफी टाइम से खाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें अच्छा करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था। इसके बाद मास्टर चिली कहता है कि आज यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में फाइट हो गया जिसके वजह से सभी का फन बर्बाद हो गया, लेकिन इसके बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे माइंड नहीं करेंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि कल मेरे सीनियर ब्रदर टियानुन जी का प्रीचिंग होगा और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हर कोई इसमें से कुछ न कुछ गेन जरूर करेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो और सिंसा यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन डिमन स्पिरिट के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि वह तो असल में एंशिएंट गॉड के मैजिकल पावर के जैसे है और अब इसीलिए इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार किस तरह का मैजिक है। तभी बाई बाई उसे कहने लगता है ऐसा लगता है कि 7 डेस्टिनेशन का पोजीशन अब तुम्हारा है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए इस बात से काफी खुश होता है। इसके बाद सीन में उससे कहने लगती है कि ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसके लिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। फिर वो कहने लगती है कि मैंने इसे तुम्हें मास्टर के बर्थडे पार्टी में देने के लिए प्लान किया था। इसके बाद वो इसे बताती है कि इस जेट स्लिप में टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसे कि मास्टर ने क्रिएट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे दे देती है और फिर कहती है कि 3 महीने पहले जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन वहां से वापस आ गया था और वो सीन में के दिए हुए टेलीपोर्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसे टेस्ट करने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक तो सच में मिस्टीरियस है क्योंकि ये केवल एक ही झटके में हजारों माइल दूर लेकर चला आया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन टेक्निक के बारे में भी बात करने लगता है और कहने लगता है कि ये तो असल में 9 टर्न इमोर्टल रिफाइनिंग है और फिर वो हैरान होता है कि क्या ऑर्डिनरी पावर गोल्डन इमोर्टल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वो कहने लगता है कि मैंने 5 घंटे तक मेहनत किया लेकिन इसके बाद भी मैं केवल इसके 3 टर्न को हासिल कर पाया हूँ। लेकिन फिर वो कहने लगता है अफसोस की बात है कि 2 इमोर्टल पावर इनकम्पेटिबल हैं जिसके वजह से मेरे पास में कोई चॉइस नहीं है और मुझे इसे जुओ फेंग के पोजीशन में लेना होगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि आखिरकार प्रीचिंग डे भी आ गया था और अब इसीलिए वो भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानुन सेक्टर के बाकी डिसाइपल भी यहाँ पर आने लगे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से कुछ पर्पल सेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं मैंने सुना कि पर्पल सेक्ट ने अपने टैलेंट को खो दिया जिसके वजह से उनके पास में ताकत की कमी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी वांग लिन एक लड़के को देख कहने लगता है कि ये तो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लेटर स्टेज में है जबकि दूसरा वाला ग्रेट परफेक्शन में। इसी तरह से एक लड़की टॉप के हाफ स्टेप में। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इनके टैलेंट को देख काफी हैरान था और कहने लगता है कि सुजाकू स्टार तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ की जाइंट बेल बजने लगती है और इसीलिए सभी इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर टियानुन जी यहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखते ही सभी उनको ग्रीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानुन जी इनके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तो प्रैक्टिस करते हुए हजारों साल हो गया जिसके वजह से आज मैं तुम्हें बहुत सारे चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे कि मैंने अपने कल्टीवेशन एक्सपीरियंस से हासिल किया है। लेकिन तभी उसी समय हम देखते हैं कि वहाँ कोई आ गया था जिसे देख मास्टर टियानुन जी कहते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम यहाँ पर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर सबके सामने आ गया था और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊँ। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि वैसे तो मैं आपके लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर नहीं आ पाया लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आपको 7 कलर्स पसंद है जिसके वजह से मैं आपके लिए इस मिडिल क्वालिटी वाले इमोर्टल वेपन को लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गोल्डन कलर आपको पसंद आएगा। लेकिन तभी मास्टर टियानुन जी एक लड़के से कहने लगता है कि तुमने इन सालों में बहुत ही अच्छे से मेहनत किया है और इसीलिए ये स्वॉर्ड मैं तुम्हें देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए मास्टर टियानुन जी को थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर के पास वाला क्रिएचर वांग लिन के पास आ गया था जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये तो असल में स्टार स्कार मार्टन है जो कि असल में एंशिएंट गॉड को लव करते हैं और फिर वो कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मेरे ऊपर एंशिएंट गॉड के ब्रेथ को स्मेल कर लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे की मोटल जेट देकर भेज देता है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि मास्टर टियानुन जी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि अगर इसमें तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो फिर तुम इसके बारे में आराम से पूछ लेना। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है हेवन का डेस्टिनी अपने ओरिजिन
में वापस आना। लेकिन अब मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसमें तुम स्टेप बाय स्टेप करके टॉप में पहुंचते हो, जबकि दूसरा स्टेप है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जिसमें कि यिन और यांग के आधार पर निर्वाणा के 3 रिम्स होते हैं। इसके बाद वहीं से कहना लगता है कि ये स्टेप कल्टीवेशन और ताओइज्म के बीच का ट्रांजिशन है, जबकि तीसरा स्टेप है टाओ के असली मीनिंग को समझना। लेकिन फिर वो कहना लगता है अफसोस की बात है कि कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें पहुंच गया तो फिर इस तरह से इसमें सारी चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में सोचने लगा था और कहना लगता है कि अगर मास्टर टियानुजी ने जो कहा वो सही है तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसके फर्स्ट स्टेप को भी नहीं लिया है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो थर्ड स्टेप के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान होने लगा था और कहना लगता है कि क्या सच में एग्जिस्ट करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी ने इसे नोटिस कर लिया था और इसीलिए वो इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई डाउट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही खड़ा हो गया था और उनसे कहता है कि मेरे पास में कुछ सवाल है। इसके बाद वो इनसे कहना लगता है कि कल्टीवेशन पाथ के बारे में 3 सेइंग हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे केवल कल्टीवेशन क्यों बोलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी से इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सवाल किया। फिर वो कहना लगता है कि अब तो इमोर्टल यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इमोर्टल कल्टीवेटिंग एंशिएंट टाइम से ओरिजिनेटेड है, क्योंकि उस समय फेरीलैंड मोंक के लिए होली प्लेस था, इसीलिए इसे कल्टीवेटिंग इमोर्टल कहा जाता है। लेकिन असल में जब से फेरीलैंड डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इसका वजह से मोंक बिना रूट वाले ट्री के जैसे हो गए और फिर आखिरकार इस तरह से कल्टीवेशन लिनियज का बॉर्न हुआ। इसके बाद वो इसे कहना लगता है कि अब तो इमोर्टल असल में पास्ट की चीजें हैं, जिसके वजह से हम टाओ को ही परस्यू करते हैं, लेकिन असल में इस तरह का हेवन का कोई तरीका नहीं है। तभी बाकी सभी बात करने लगते हैं कि ये कल्टीवेटर हेवन के वे को कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता और फिर उसमें से एक लड़का कहना लगता है कि आखिरकार ये ताओ क्या है। तब इस पर मास्टर टियानुजी कहना लगता है कि वे आप कल्टीवेटिंग एक रोड है, लेकिन असल में मैं भी नहीं जानता कि आखिरकार थर्ड स्टेप क्या है, इसीलिए थर्ड स्टेप के लिए कोई तरीका खोजना, यही वे आप कल्टीवेशन का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद वो वांग लिन से पूछता है कि क्या तुम्हारा डाउट सही हुआ, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था और वो फिर से पूछता है कि क्या सच में थर्ड स्टेप है। तब इस पर मास्टर टियानुजी कहता है कि मैंने 30,000 साल पहले किसी को देखा था जो कि असल में पहले से ही थर्ड स्टेप में पहुंच गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आदमी फिर गायब हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से अपने जगह पर बैठ गया था, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी लोग मास्टर टियानुजी से अपने सवाल को पूछने लगते हैं और वो इस तरह से इनके डाउट को दूर करने लगते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ काफी टाइम गुजर गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लिंग टियानु यहाँ पर आ जाता है, जो मास्टर टियानुजी से कहना लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अपने बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि इसे देख सभी काफी डर गए होते हैं और कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग टियानु के बहुत सारे डिसेबल यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो बाकी लोगों से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो मास्टर टियानुजी से कहता है कि क्या तुम मेरा वेलकम भी नहीं करोगे, जिस पर मास्टर टियानुजी उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो असल में मिडिल लेवल वाले मैजिक को यूज करने का प्लानिंग कर रहा था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आए हो, क्योंकि मैं अब तुम्हें ही अपने मैजिक के टारगेट के रूप में यूज करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिंग टियानु इतना आसानी से डरने वाला नहीं होता और फिर वो मास्टर टियानुजी से कहता है कि मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी भी अभी इसे यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और कहने लगता है कि ये मिडिल लेवल वाला मैजिक है जिसे कि इमोर्टल वर्ल्ड में हमारे जनरेशन के मंक को हेल्प करने के लिए यूज किया जाता था। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि सभी केयरफुल हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी ने अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिंग टियानु इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके प्रेशर के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी वांग लिन कहने लगता है ऐसा लगता है कि कोई फोर्स मेरे बॉडी में इमोर्टल पावर को खींच रही है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि गोल्डन इमोर्टल पावर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी अपने मैजिक और पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग टियानु के डिसेबल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से वे इसमें बहुत ही आसानी से किडनैप हो गए थे। तब इसे देख लिंग टियानु चिलिन को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर टियानुजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने चेन का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लेडी भी आ जाती है जो कहने लगती है कि मैं फेरीलैंड से गाइड हूँ और मैं लोअर वर्ल्ड वाले मंक को बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके सबको अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिंग टियानु इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इमोर्टल रिम तो बहुत पहले से डिस्ट्रॉय हो गया है और इसीलिए जल्दी से बताओ कि मेरे डिसेबल कहाँ पर गए हैं। तब इस पर मास्टर टियानुजी इसके चिलिन को आजाद करते हुए कहते हैं कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि वो 3 दिन में वापस आ जाएंगे।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस चिलिन और वांग लिन के पास वाले चिलिन के बीच में कुछ होने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने जल्दी से इस पर अपने पावर का यूज कर दिया था ताकि इसका वजह से इनके बीच में कुछ ना हो। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि लिंग टियानु यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो मास्टर टियानु जी से कहता है कि 3 महीने के बाद ईस्ट सी डीमन गेट पर तुम अपने चूज किए हुए डिसेबल को लेकर आ जाना। तभी मास्टर टियानु जी कहने लगता है कि मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विटनेस करो। और फिर वो कहने लगता है कि टियानु सेक्ट के सातों डिसेबल में केवल येलो और पर्पल सीरीज में से किसी को कोई टाइटल नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि 7 डेस्टिनेशन का जन्म हो गया है और फिर वो वांग लिन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।